हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं AAI ATC एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स, और इसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कहानी सबसे पहले शुरू होती है चार्ज से। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से पार्टिकल में अट्रैक्शन या रिपल्शन आता है। ठीक है, किसके प्रति? किसी दूसरे बॉडी, किसी दूसरे चार्ज बॉडी के प्रति। ठीक है, प्रॉपर्टी दैट कॉजेस अट्रैक्शन और रिपल्शन। बस ये बेसिक चार्ज है। ठीक है, अब चार्ज कितने टाइप्स के चार्ज होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज जैसे प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन। बेसिक जो है यूनिट वो। नेक्स्ट चीज़ है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल, एक दूसरे को धक्का देंगे। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, दे डू अट्रैक्शन। ओके, लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, दोनों ही पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव। और अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी बॉडी में चार्ज देना। पहले उसमें चार्ज नहीं था, लेकिन अब हम उस बॉडी को चार्ज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे आता है? ये फिजिकल प्रोसेस होता है जो कि फ्रिक्शन से आता है, और यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन में हमेशा याद रखिए कि कुछ ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरी बॉडी जाएंगे तो ही चार्ज आता है। ठीक है, जैसे जैसे एक ग्लास रॉड है, एक एग्जांपल है ये ग्लास रॉड, और एक है सिल्क क्लॉथ। हम लोग इस ग्लास रॉड को सिल्क के क्लॉथ से रैप करके और फिर ऐसे रब करें तो क्या होगा कि इस ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर सिल्क में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सिल्क में क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ग्लास में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। यहाँ पे क्या हुआ? हमने फिजिकल फ्रिक्शन से ग्लास के अंदर का नेगेटिव चार्ज सिल्क में ले आए। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर नेक्स्ट है जो चार्ज है इसकी यूनिट क्या होती है ना? तो एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है कूलम्स, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर और सेकेंड का प्रोडक्ट। ठीक है, करंट इंटू टाइम। फिर नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन, है ना? क्वांटाइजेशन का मतलब है एक प्रॉपर्टी है, मतलब एज अ रूल है कि यूनिवर्स में कहीं पे भी जो भी चार्ज अवेलेबल होगा वो एक फिक्स्ड क्वांटिटीज़ में ही होगा। फिक्स्ड क्वांटिटीज़ मतलब फिक्स्ड क्वांटिटीज़ के मल्टीपल में। ठीक है, फिक्स्ड क्वांटिटी। इस फिक्स्ड क्वांटिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस ई, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस ई। और इस ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, तो ये जो ई है स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल सकते हैं, यही है मतलब यही बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें कहीं पे भी चार्ज कोई भी दिखेगा तो वो क्या होगा? इस ई का मल्टीपल होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। लाइक ई होगा, 2e होगा, 3e होगा, इस तरह से होगा, है ना? जनरल फॉर्म में NE बोल देते हैं हम लोग। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं हमारे पास जो एक बॉडी में है, तो टोटल चार्ज हो जाएगा इन Q1 प्लस Q2, ऐड कर देंगे और जो भी आएगा। ठीक है, स्केलर एडिशन ये है।
फिर नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वेरी बेसिक, कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। चार्ज को हम लोग ना ही बना सकते हैं और ना ही इसको तोड़ सकते हैं, है ना। कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हालांकि एटॉमिक रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग मतलब क्रिएट भी कर सकते हैं, उसकी बात नहीं करेंगे इधर। फिर नेक्स्ट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है। कूलम एक साइंटिस्ट थे ना जिन्होंने यूनिट बताई थी, उन्होंने ये बताया था। तो अभी जो हम लोगों ने देखा ना कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इसी स्टडी को इन्होंने डीपली किया था। जैसे एक प्लस Q1 चार्ज है, दूसरा प्लस Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है R। तो क्या होगा भाई, दोनों पॉजिटिव हैं, रिपल्शन होगा। तो जो Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड पे F12, जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स लगाएगा F21, ठीक है। ये फोर्स इन्होंने स्टडी किया था और बताया था कि ये जो फोर्स होता है ये Q1 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q1 ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। Q2 ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तीसरी और सबसे यूनिक चीज़ इन्होंने बताई थी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना। ये जो इनकी बीच की डिस्टेंस है R, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंबाइन करने पे क्या आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आना चाहिए, वो कांस्टेंट होता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये 1/4πε0 जो अजीब तरीके से लिखा है यही कांस्टेंट है, ऐसे परेशान मत होना। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। यूनिट क्या होगी, इसी फॉर्मूले से निकाल लो यूनिट। ये इस पार्ट को Q1 Q2 बाई R स्क्वायर को लेफ्ट साइड भेज दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये भी एक मतलब ये मटेरियल के बारे में बताता है, मटेरियल का इलेक्ट्रिक नेचर कैसा है, ठीक है। और इसकी भी वैल्यू होती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगा, ये जो ऊपर हमने लिखा है इसका इन्वर्स कर देते हैं, न्यूटन इन्वर्स मीटर -2 कूलम स्क्वायर। तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे कोई मीडियम है ना, कोई भी मटेरियल है बीच में इनके, तो वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस हो जाएगा एप्सिलॉन से, और इसकी वैल्यू होती है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। ये छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, ठीक है। K क्या होता है, उस मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट मतलब डायमेंशनलेस नंबर होता है जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये रिप्लेस करेंगे अगर बीच में कोई मटेरियल है या कोई मीडियम, दूसरा मीडियम है ना, वुड है, वाटर है, कुछ भी है ये। फिर नेक्स्ट आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने जो देखा ना कि Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इन पर रिपल्सन हो रहा है। और तो जो फोर्स लग रहा है, जो Q1 पे फोर्स लग रहा है ये क्या है, F12, तो ये फोर्स वेक्टर है। Q2 पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, F21, ये भी फोर्स वेक्टर है ना। तो ये फोर्स वेक्टर कैसे निकलेगा भाई, वेक्टर जो होता है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो इसी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि F12 का मैग्नीट्यूड और F12 का जो डायरेक्शन है ना, तो डायरेक्शन क्या होगा, जो लेफ्ट साइड पे ये R वेक्टर होगा, ये इनके बीच की डिस्टेंस R है ना, लेकिन ये R कौन सा, R12 है ना, इधर से राइट से लेफ्ट वाला। तो ये हम लोग वेक्टर F12 को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड जो हमने पहले लिखा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे
ये जो वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, R12 कैप। कैप है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन बताएगा। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर होता है तो वो उस वेक्टर के वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसको रिप्लेस यहाँ करेंगे तो F12 वेक्टर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इसका। और यहाँ पे हो जाएगा R12 वेक्टर, और ये जो मैग्नीट्यूड है ये तो R होगा ना, सिंपली R होगा, नीचे R लिखेंगे तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद R क्या हो जाएगा, R क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं R क्यूब। ये आता है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो F12 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसी तरह से F21 भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ से दोनों को देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस लगा देंगे, और इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड क्योंकि यहाँ पे 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R क्यूब है तो सेम ही रहेगा ना। तो F12 बराबर F21, लेकिन नेगेटिव में, नेगेटिव बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी प्रूव हो सकती है कि भाई फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी पे फोर्स लगाएगा तो सेकंड बॉडी फर्स्ट बॉडी पे भी फोर्स लगाएगी, सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ओके। तो ये था हमारा अभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। कैसा लगा वीडियो, आपके जो फीडबैक हो वो इस वीडियो के कमेंट में डालिएगा।